पूरी एस्केलेशन, डोमिनेंस और कंट्रोल एक तरफ से सुपुर्द कर दिया गया पाकिस्तान को कि तुम फैसला करोगे कहां तक जाना है। पराए आदमियों द्वारा दिया गया ये सरकारी सिंदूर किसके काम आएगा और किस लिए काम आएगा? ये इजराइल को मान्यता नहीं देता था, कहता था इजराइल कोई देश ही नहीं है, और इसकी हद थेथरई देखिए। पाकिस्तान के हाथों राफेल जेट गिराए जाने के बाद पूरे भारत में एक बार फिर राफेल डील को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय एयरफोर्स पर निशाना साध रहे हैं रणवीर सिंह पठानिया। इस वक्त की ये देखिए, अब मेरा ख्याल तबीयत साफ हो गई है, होश हवास उड़ गए थे बिल्कुल है? ये छोटा मोटा युद्ध नहीं हुआ है साहब। 21वीं सदी में इससे बड़ी एयर बैटल्स नहीं हुई हैं अब तक। हमने बड़ा प्राथमिकता दी कि साहब हम केवल टेररिस्ट टारगेट्स हिट किए हैं हमने पहले दिन, और जब पाकिस्तान ने एस्केलेट किया मिलिट्री टारगेट्स पे, सिविलियन टारगेट्स पे, ड्रोन से, मिसाइल से और एयरक्राफ्ट से, मतलब पूरी एस्केलेशन, डोमिनेंस और कंट्रोल एक तरफ से सुपुर्द कर दिया गया पाकिस्तान को कि तुम फैसला करोगे कहां तक जाना है। वहां पे जो ब्रीफिंग की वो उनके एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, बड़ी स्लिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करी साहब इस शख्स ने, तो जिससे कि जो वेस्टर्न मीडिया के कॉरेस्पॉन्डेंट्स बड़े प्रभावित हुए, और उसने जो बड़ी अच्छी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी, जबकि हमारी बिटिया जो थी बेचारी वो तो हाथ में फोटोज पकड़ पकड़ के दिखा रही थी, यहाँ पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया, बड़ी स्लिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करी। 7 तारीख को हो क्या रहा था जनाब? 7 तारीख को हमला तो हो चुका था साहब आधे घंटे में। हमारे क्रूज मिसाइल, हमारे ब्रह्मोस, हमारे स्पाइस, हमारे हैमर ग्लाइड बॉम्ब जिस तरह भूत कर दिए, सारे पुराने हिसाब बराबर कर दिए एक बार में। धीरे धीरे समझ आया साहब कि हमारी एयरफोर्स ने वो नहीं बताया शुरू में। अगली बार हमको सोचना पड़ेगा कि इस टाइप का कंस्ट्रेंट हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। नमस्कार। पाकिस्तान के हाथों राफेल जेट गिराए जाने के बाद पूरे भारत में एक बार फिर राफेल डील को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इस विवादास्पद सौदे के पीछे छिपे असली चेहरों को जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। भारतीय वायुसेना को हमेशा से पाकिस्तान और चीन की मजबूत दोस्ती और उनके आधुनिक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को देखकर खतरा महसूस होता रहा है। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए पहले कांग्रेस सरकार ने फ्रांस के साथ एक डील तय की थी, लेकिन सब कुछ बदल गया 2014 में जब देश में बीजेपी की सरकार आई। नई सरकार के आते ही राफेल डील की शर्तें भी पूरी तरह से बदल दी गईं। यहाँ समझना जरूरी है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसे शुरू से ही आरएसएस संचालित करता आ रहा है, और आरएसएस को चलाते हैं भारत के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जैसे लोग। हर साल आरएसएस देश भर के बड़े व्यापारियों से गुरु दक्षिणा के रूप में चंदा एकत्र करता है। कहा जाता है कि अनिल अंबानी सबसे ज्यादा गुरु दक्षिणा देने वालों में शामिल है, लेकिन जब उनकी कंपनी रिलायंस ग्रुप आर्थिक संकट में आई, तभी हुआ एक राजनीतिक चमत्कार। अनिल अंबानी ने एक नई कंपनी रिलायंस डिफेंस बनाई, और उसी दौरान दसॉल्ट एविएशन को मजबूर किया गया कि वह रिलायंस डिफेंस को अपने ऑफसेट पार्टनर के रूप में चुने। यह फैसला तब लिया गया जब HAL जैसे अनुभवी संस्थान को इस सौदे से बाहर कर दिया गया। यही वह डील थी जिसे राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से उठाया और जहां से चौकीदार चोर है जैसे नारे मशहूर हुए। Here is an internal document of Dassault. The internal document of Dassault says clearly what is going on, which is that the Prime Minister of India has said that without this compensation, this deal cannot be done. मोदी सरकार ने इस राफेल डील के जरिए न सिर्फ रूस और अमेरिका जैसे देशों के फाइटर जेट्स को नजरअंदाज किया, बल्कि फ्रांस से डील की, जहां से आरएसएस और अनिल अंबानी को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा था। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति पैदा हुई। रूस, अमेरिका, यहाँ तक कि इजराइल जैसे घनिष्ठ मित्र भी भारत के साथ खुलकर नहीं आए। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को चीन और तुर्की जैसे दोस्तों से खुली मदद मिली। चीन ने पाकिस्तान को अपने बनाए हुए PL-15 मिसाइल दिए और तुर्की ने ड्रोन इस्तेमाल करने के लिए बिना शर्त दे दिए, जिन्हें हमने दिल्ली और गुजरात जैसे शहरों में एक्शन के दौरान देखा। तो सवाल उठता है,
क्या मोदी ने आरएसएस, अंबानी और पावर पॉलिटिक्स के लिए देश के सामरिक हितों की बलि दे दी? और अगर हाँ, तो इसकी कीमत भारत को कितनी चुकानी पड़ेगी? कि घर घर सिंदूर का ड्रामा करने की बीजेपी को जरूरत क्यों पड़ गई? हिंदू रीति रिवाज में शादीशुदा महिला के लिए सिंदूर उसके सुहाग, प्रेम और रिश्ते का प्रतीक होता है। उस प्रतीक और परंपरा को महज सिंदूर की एक डिब्बी समझकर उसे घर घर पहुंचाने की योजना बीजेपी ने क्यों बनाई? सिर्फ इसलिए ताकि आप अधिक से अधिक सियासी फायदा उठा सकें। चुनावी साल में इतना सिंदूर करने का मतलब क्या है? दरअसल बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की गूंज को आपके घर तक पहुंचाने के लिए घर घर सिंदूर योजना की प्लानिंग की है। उसी प्लानिंग के तहत सिंदूर वाली ऐसी डिब्बी लेकर बीजेपी नेता, सांसद और मंत्री अब आपके घरों तक आने वाले हैं तोहफे के रूप में। 9 जून के बाद किसी दिन आपके घर का कॉल बेल बजेगा और जब आप दरवाजा खोलेंगे तो दरवाजे पर बीजेपी का कोई सांसद, नेता या मंत्री या कार्यकर्ता हो सकता है और उनके हाथ में सिंदूर की ये डिब्बी तोहफे की शक्ल में हो सकती है। यह डिब्बी मोदी जी की तरफ से तोहफे के रूप में महिलाओं को उपहार में दी जाने वाली है। हो सकता है तोहफे के रूप में दी जा रही सिंदूर की इस डिब्बी में मोदी जी की तस्वीर भी छपी हो, डिब्बी में या जो पैक हो उसमें। आखिर मोदी जी के प्रचार प्रसार का मामला है। कहा जा रहा है बीजेपी ने प्लानिंग मोदी जी की महिमा का बखान करने के लिए किया है। कुछ महीने बाद बिहार में चुनाव है, अगले साल बंगाल में चुनाव है। और पहला सवाल यह है कि पराये आदमियों द्वारा दिया गया यह सरकारी सिंदूर, पराये आदमियों द्वारा दिया गया यह सरकारी सिंदूर किसके काम आएगा और किस लिए काम आएगा? तो जो हिंदू धर्म के स्वघोषित ठेकेदार हैं, संघी और भाजपाई, क्या वो नहीं जानते हैं कि भारत में हिंदू सनातनी ब्याहता महिला जो है उसे बिछिया, मंगलसूत्र और सिंदूर ससुराल से मिलता है। उसके गले में मंगलसूत्र और उसकी मांग में सिंदूर उसका पति सजाता है, या फिर सिंदूर मिलता है शक्तिपीठ से, मंदिर से, सौभाग्य के आशीर्वाद के रूप में। तो ये जब आपके कार्यकर्ता डिब्बियों और पैकेट में सिंदूर पहुंचाएंगे, और लिख कर रख लीजिए कि जिस डिब्बी में, जिस पैकेट में सिंदूर जाएगा उसके ऊपर भी मोदी जी की फोटो छपी होगी, क्योंकि कोविड की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर जिस व्यक्ति ने अपनी फोटो छाप दी हो, वो क्या ऐसी जब सिंदूर बांटेगा तब अपनी फोटो नहीं छापेगा? ये छपास ही है जिसके कारण ये राजनीतिकरण हो रहा है। मैं तो समझती थी कि पसीना मलकर चेहरा चमकाते हैं, अब सिंदूर और वर्दी पर सियासत करके चेहरा चमका रहे हैं। तो जब वो पराया मर्द मोदी जी की फोटो पे छपा हुआ पैकेट सिंदूर का ले जाएगा तो वो किसी ब्याहता महिला के काम नहीं आएगा, वो काम आएगा मोदी जी के, वो काम आएगा मोदी जी के प्रचार के, और वो काम आएगा मोदी जी की सस्ती और ओछी सियासत के, राजनीति के, पॉलिटिसाइजेशन के। अब मैं दूसरा सवाल पूछती हूं। मैं ये भी जानना चाहती हूं कि किस मुंह से भाजपा और संघ के नेता कार्यकर्ता जाएंगे और ये सिंदूर बांटेंगे जब पहलगांव के शहीदों की विधवाओं की सूनी मांग चीख चीख कर पूछ रही है कि उन दुर्दांत आतंकवादियों को कब पकड़ा जाएगा? एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू के उधमपुर जिले से, उधमपुर ईस्ट से विधायक हैं रणवीर सिंह पठानिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठा दिए हैं। भारतीय एयरफोर्स पर निशाना साध रहे हैं रणवीर सिंह पठानिया। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के विधायक हैं और बीजेपी के विधायक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। विधायक रणवीर सिंह पठानिया ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा दिए हैं। जम्मू की उधमपुर ईस्ट सीट से विधायक रणवीर सिंह पठानिया का बयान, भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं अपने बयान से रणवीर सिंह पठानिया। कोलंबिया ने पाकिस्तान में जो लोग मरे ऑपरेशन सिंदूर में, उनको श्रद्धांजलि दी है। ये डेलीगेशन का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये आपकी विदेश नीति। और विदेश नीति पर आप और सुनिए, जब पहलगाम हुआ, कोई एक देश बता दीजिए जिसने खड़े होकर आपकी सुर में सुर मिलाकर कहा हो कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है? नहीं कहा। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कोई एक देश बता दीजिए जो आपके साथ खड़ा था, जैसे पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा था, टर्की खड़ा था, अजरबैजान खड़ा था और कई देश खड़े थे। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं आपकी विदेश नीति के उदाहरण दे रहा हूं आपको, कितनी विफल है आपकी विदेश नीति।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुवैत, ईरान, यूएई सबके एमओयू